गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करते हैं वास्तविक कार्यपालिका की। ये आपका 7वां अध्याय है, जिसमें राज्य सरकार के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो आज हम पढ़ते हैं वास्तविक कार्यपालिका, जिसे हम मंत्री परिषद कहते हैं, यानी राज्य की वास्तविक कार्यपालिका जो शक्तियां हैं वो किसके हाथ में होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राज्य मंत्री परिषद का गठन। तो देखो, संविधान द्वारा राज्यों में भी संस्थात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है, और संस्थात्मक शासन में राज्य की जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है वो मंत्री परिषद में निहित होती है, जो कि राज्य की विधानसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। तो राज्य की जो मंत्री परिषद है, उस मंत्री परिषद का गठन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले बात आती है आपके मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री की नियुक्ति, यानी ये जो है आपके राज्य मंत्री परिषद का गठन में सबसे पहले बात आती है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। तो संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, यानी स्पष्ट रूप से हमारे संविधान में उल्लेखित है कि संविधान के अनुच्छेद 164 उसके अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, और मुख्यमंत्री की सलाह पर वह अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करेगा। साथ साथ विधानसभा में बहुमत दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति है, वो लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, उसी तरह से राज्यों में भी विधानसभा में बहुमत दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। दूसरी बात आती है मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बाद में मंत्रियों का चयन करना। तो मंत्रियों का चयन आमतौर पर मुख्यमंत्री ही करता है, उनका नाम तथा सूची वह राज्यपाल को देता है, और मंत्री परिषद का जो आकार है वो विधानसभा की सदस्य संख्या है उसका लगभग 15% तक किया गया है, ठीक है ना। और ये संविधान के अनुच्छेद 91 संविधान संशोधन 2003 के अनुसार इसको सीमित कर दिया गया है, क्योंकि मंत्री परिषद का आकार है विधानसभा की जो सदस्य संख्या है उस सदस्य संख्या का 15% ही होगा, इससे अधिक नहीं होगा। यह व्यवस्था आपकी संविधान के अनुच्छेद 91 संविधान संशोधन 2003 के अनुसार व्यवस्था कर दी गई है। तीसरी बात आती है आपके मंत्रियों की योग्यताएं, कि भाई किन किन व्यक्तियों को मंत्रियों को बनाया जा सकता है, जो विधानसभा के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। तो देखो, वह जो मंत्री बनाया जाता है वह विधानसभा यानी विधानमंडल के किसी भी सदन का, यानी वो विधान परिषद और विधानसभा दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। यदि मान लो कोई व्यक्ति मंत्री पद पर नियुक्ति के समय विधानमंडल का सदस्य नहीं है, तो 6 माह के भीतर उसे विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होती है, अन्यथा उसे मंत्री पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। ये उसके लिए योग्यता निर्धारित की गई है। नेक्स्ट आप कहता मंत्रियों का कार्य विभाजन, कि भी मंत्रियों का कार्य विभाजन कैसे किया जाता है। तो आमतौर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार मंत्रियों का कार्य विभाजन करता है। प्राय मंत्रियों को एक ही विभाग दिया जाता है, यानी जो भी मंत्री होते हैं उन मंत्रियों को एक एक विभाग है वो दिया जाता है। मंत्री बनने के उपरांत और अपने विभाग का चयन होने के उपरांत मंत्रियों को शपथ दिलवाई जाती है। जिसे केंद्र में राष्ट्रपति शपथ दिलवाते हैं, राज्यों के अंतर्गत राज्यपाल। तो राज्यपाल के समक्ष 2 प्रकार की शपथ लेनी होती है। पहली जो शपथ होती है वो पद के कर्तव्य पालन की, कि भाई वो अपने पद पर रहते हुए अपने कर्तव्य पालन का निर्वाह करेगा, और दूसरी है गोपनीयता की, यानी कि जो मंत्री परिषद से संबंधित जो भी कार्य हैं उनकी गोपनीयता बनाए रखेगा, उनको वह दूसरों की गोपनीयता को पारदर्शी रखेगा, किसी को भी अपनी कुछ सूचना वो नहीं देगा। इस तरह से मंत्री परिषद के मंत्रियों के द्वारा शपथ ग्रहण करवाई जाती है। नेक्स्ट आपके मंत्रियों की श्रेणियां, कि जो मंत्री परिषद में जो मंत्री होते हैं उनकी श्रेणियां कितनी होती है, यानी कितने प्रकार के वो मंत्री होते हैं। तो आपको ये भी ध्यान में होना चाहिए कि मंत्री जो परिषद है उस मंत्री परिषद में 3 प्रकार के क्या होते हैं, मंत्री होते हैं। तो मंत्रियों की श्रेणियां,
मंत्रियों की श्रेणियां। तो देखो मंत्री परिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती है, ठीक है। 3 श्रेणियां होती है। नंबर 1 कैबिनेट स्तर के मंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री। नंबर 2 राज्य मंत्री और नंबर 3 उप मंत्री। ये 3 स्तर के मंत्री होते हैं। अच्छा, इनके साथ साथ कैबिनेट के सदस्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ये जो कैबिनेट स्तर के मंत्री है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और कैबिनेट के द्वारा सामूहिक रूप से शासन नीति का निर्धारण किया जाता है। यानी ये कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं ना, वो ही लगभग शासन की महत्वपूर्ण नीतियों का क्या करते हैं, संचालन करते हैं। इसके साथ साथ दूसरे जो मंत्री होते हैं वो आपके होते हैं राज्य मंत्री, ठीक है ना। ये राज्य मंत्री कुछ विभागों के स्वतंत्र प्रभार के मंत्री भी होते हैं। इनको हम राज्य मंत्री भी कह सकते हैं और स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री भी कह सकते हैं। ये कैबिनेट स्तर के मंत्रियों में हाथ बटाने का काम करते हैं। और तीसरे होते हैं उप मंत्री, जो कैबिनेट मंत्रियों के सहायक के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इस तरह से मंत्रियों की श्रेणियों का विभाजन किया गया है। नंबर 7 आपके मंत्री परिषद का कार्यकाल। मंत्री परिषद का कार्यकाल वैसे तो आपने देखा होगा मंत्री परिषद का कार्यकाल है वो लगभग 5 वर्ष का होता है, क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल भी कितना होता है, 5 वर्ष होता है। तो मंत्री परिषद का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष का ही होता है। इस तरह से मंत्री परिषद का कार्यकाल भी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इनका जो कार्यकाल है विधानसभा के विश्वास पर निर्भर करता है, ठीक है ना। जब तक विधानसभा होती है तब तक मंत्री परिषद अपने पद पर मंत्री बने रहते हैं। विधानसभा के विश्वास पर यानी जब तक विधानसभा में विश्वास है तब तक ही वो अपने पद पर बने रहते हैं। और जब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिमंडल को सामूहिक रूप से अपना त्याग पत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट आपके सामूहिक उत्तरदायित्व है। सामूहिक उत्तरदायित्व है। सामूहिक उत्तरदायित्व ये क्या होता है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यह भी मैंने आपको बताया था कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है जब तक विधानसभा में किसी भी मंत्री के विरुद्ध यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो यानी किसी भी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर समस्त मंत्रिमंडल को समस्त मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ता है। पूरे मंत्रिमंडल को एक साथ त्याग पत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट आपके वेतन और भत्ते। वेतन और भत्तों में देखिए संविधान के अनुसार
संविधान के अनुसार अनुच्छेद 164(5) के अंतर्गत मंत्री परिषद मंत्रियों को वेतन व भत्ते निश्चित करने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। राज्य विधानमंडल को है, यानी समय समय पर राज्य विधानमंडल नियम और शर्तें बनाते हैं, उन्हीं के अनुसार मंत्रियों को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 164(5) के अंतर्गत है वो दिया गया है। तो ये आपके मंत्री परिषद का गठन है कि वे मंत्री परिषद का किस तरह से गठन किया जाएगा। अब हम बात करते हैं मंत्री परिषद की कार्य और शक्तियां, कि मंत्री परिषद का गठन होने के बाद मंत्री परिषद किस प्रकार से अपना कार्य करती है, वो कौन कौन से नियम कानून बनाने का अधिकार वो रखती है। तो मंत्री परिषद के कार्य और शक्तियां, मंत्री परिषद की कार्य व शक्तियां। मंत्री परिषद की कार्य व शक्तियां। नंबर 1 देखो, मंत्री परिषद की कार्य और शक्तियों में सबसे पहले बात आती है शासन की नीति का निर्धारण करना। शासन की नीति का निर्धारण करना। यानी देखिए कि अनुच्छेद 163 के अनुसार, अनुच्छेद 163 में मंत्री परिषद का कार्य राज्यपाल को सहायता या परामर्श देना। इसके साथ साथ वास्तविक स्थिति में संविधान के द्वारा राज्यपाल को शासन के संबंध में जो शक्तियां प्रदान की गई है विभाग में, उनका उपयोग कौन करती है? मंत्री परिषद करती है। कौन करती है? मंत्री परिषद। तो मुख्यमंत्री इन निर्णयों से राज्यपाल को सूचित करता है। तो सबसे पहला कार्य है शासन की नीति का निर्धारण करना, यानी शासन के लिए महत्वपूर्ण नीतियां बनाना। तो देखो, मंत्री परिषद का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य है शासन की नीति का निर्धारण करना, चाहे वह गृह विभाग हो या शिक्षा, स्वास्थ्य या कृषि। शासन की नीति का निर्धारण करती है। जैसे गृह विभाग के लिए कृषि विभाग या अन्य किसी भी विभाग के लिए, ये नीतियों का निर्धारण करना। इसके साथ साथ मंत्री परिषद न केवल नीति निर्धारित करती है, वरना उसके कार्य को परिणित भी करती है। यानी नीतियां बनाने के लिए नीतियों के साथ साथ कार्य निरूपण भी करती है। नंबर 2 आता है आपके उच्च पदों पर नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श, यानी उच्च पदों पर नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देना। उच्च नियुक्तियों का अर्थ यह हुआ कि उच्च अधिकारियों, जैसे राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों
तथा सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में और भी विभिन्न प्रकार के विभाग के अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा ये सभी नियुक्तियां मंत्री परिषद के परामर्श के आधार पर ही की जाती है। यानी कि जितनी भी जो नियुक्तियां हैं पदाधिकारियों की, इन नियुक्तियों में राज्यपाल के परामर्श के आधार पर ही ये नियुक्तियां मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के परामर्श के आधार पर राज्यपाल इनकी नियुक्तियां वो करता है। तीसरी आपके विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व है, यानी विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व है। विधान मंडल में शासन का प्रतिनिधित्व है, शासन का प्रतिनिधित्व है। विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व है कि भाई मंत्रीगण विधानसभा एवं मंत्री परिषद में उपस्थित होकर सदस्यों के प्रश्नों तथा आलोचनाओं का उत्तर देते हैं। यानी कि विधानसभा व विधान परिषद में विधानसभा व विधान परिषद में उपस्थित होकर मंत्रीगण सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। जो भी सदस्य प्रश्न करते हैं उन सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देना, उनकी आलोचनाओं का उत्तर देना और शासन की नीति का भी समर्थन करते हैं। साथ साथ शासन की नीति का समर्थन करते हैं। अपने सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले शासन के कार्यों का समर्थन भी करते हैं। इसके साथ है बजट तैयार करना। नंबर 4 है बजट तैयार करना, यानी जो मंत्री परिषद है वो राज्य का वार्षिक बजट तैयार करती है, वित्तीय बजट तैयार करती है। तो राज्य का वार्षिक बजट वित्त मंत्री द्वारा तैयार किया जाता है। वित्त मंत्री द्वारा तैयार किया जाता है। वित्त मंत्री द्वारा तैयार किया जाता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो यह जो बजट है, इस बजट के द्वारा मंत्री परिषद द्वारा निश्चित की गई नीति के आधार पर ही तैयार किया जाता है और बजट को पारित करने का उत्तरदायित्व भी मंत्री परिषद का होता है। यानी बजट को पारित करने का उत्तरदायित्व है। उत्तरदायित्व मंत्री परिषद का होता है। मंत्री परिषद का होता है। इस तरह से पूरे राज्य का वार्षिक बजट वित्त मंत्री के द्वारा तैयार किया जाता है और इस बजट को विधानसभा में पारित करने का उत्तरदायित्व भी मंत्री परिषद का ही होगा। ये आपके मंत्री परिषद की कार्य और शक्तियां हैं जो संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार की गई। ठीक है, अब आ जाती है मुख्यमंत्री। क्योंकि मुख्यमंत्री है वो राज्य की मंत्री परिषद का प्रधान है, वो मुख्यमंत्री होता है और मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। राज्य के प्रशासनिक ढांचे में लगभग वही स्थिति प्राप्त है जो केंद्र में प्रधानमंत्री की, यानी केंद्र में जो स्थिति प्रधानमंत्री की होती है वही राज्य के प्रशासनिक ढांचे में मुख्यमंत्री की होती है। तो मुख्यमंत्री
कि नियुक्ति कैसे की जाती है, मुख्यमंत्री के कौन से कार्य और अधिकार हैं, वो हम आगे के जो वीडियो है उसके अंतर्गत पढ़ेंगे। धन्यवाद।